आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बहुचर्चित चेहरा सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर वीरू धनोलिया से एक परिचय शो के माध्यम से पंडित देवानंद नायक ने खास मुलाकात की। आइए जानते हैं क्या कहा वीरू धनोलिया ने। नमस्कार, मैं हूं देवानंद नायक और आप देख रहे हैं एक परिचय शो। इस शो के माध्यम से हम समाज की विशेष हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं इंजीनियर वीरू धनोलिया। वीरू जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें बुलाने के लिए, और मैं आपका और आपके शो का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है आपसे कि आप एक यूथ चेहरा हैं। आपके द्वारा अभी एक यूथ सिंपोजियम कार्यक्रम भी किया गया था, और इस समय देश में युवाओं की एक विकराल समस्या है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है, और दूसरा जो यूथ सिंपोजियम हुआ उसका उद्देश्य क्या था? यूथ सिंपोजियम अभी जो हुआ उसमें मुझे मुख्य अतिथि के बतौर मुझे बुलाया गया था, और छोटे सिंह रेपरिया एवं संदीप पुष्पाल उसको आयोजक एवं उसको अध्यक्षता कर रहे थे। तो यूथ सिंपोजियम का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि उसमें बेरोजगार और शिक्षा के लिए जो यूथ आज परेशान है या सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं का उसमें बातचीत करनी थी। उसमें संगोष्ठी में एक दूसरे की चर्चाओं को सुनना था, और आगे चल कर के बेरोजगारी पे क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम रखा है। आपसे हमारा दूसरा सवाल है जो कि आज देश में जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति हो रही है, और आपको भी कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति से जोड़ा जाता रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिएगा, लोग किसी से जोड़ना नहीं जोड़ना, लोग तो किसी भी तरीके से जोड़ देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरीके से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और सिर्फ समाज के लिए काम करता हूं। मैं कोई राजनीतिक या कोई जातिगत राजनीति नहीं करता हूं। सिर्फ कोई भी आवाज़ होती है, मैं कोशिश करता हूं आवाज़ उठाने की, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या पूर्व में भी और भी कोई काम रहे हो। मैं सिर्फ गलत के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, फिर वो चाहे जातिगत हो या जातिगत ना हो। हमारे देश का जो संविधान है वो हमें समानता का अधिकार देता है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को वो समान दृष्टि से देखता है, लेकिन देश में आज भी जातिगत आरक्षण और जातिगत व्यवस्थाएं हैं। तो वो कितनी सही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि जो भी अपना भारतीय संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, और बहुत ही देश का और विदेशों में भी उसको बहुत ही सर्वोपरि माना जाता है। और रही बात जातिगत आरक्षण की, तो जातिगत आरक्षण तो इसलिए रहता है कि सबसे पहली बात यह है कि लोगों को आज भी जातिगत रूप से अपमानित किया जाता है। चाहे कोई सा भी प्रांत या कोई से भी अपन जिला उठाकर देख लें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत के सर्वप्रथम प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति जी, उन्हें भी मंदिर में से जातिगत रूप से उन्हें जब रोका गया, उनको अपमान किया गया, तो फिर आम जनता किस परिस्थिति से जूझ रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। जैसा कि आपका कहना है कि जातिगत और ये सब अपमान और ये सारी बातें जो भी हैं, लेकिन एक समाज का एक तबका जो कहीं जाति से हटकर अगर आप बात करें तो समाज का एक कमजोर और गरीब तबका है जो जाति से हटके अगर हम बात करें तो वो हर वर्ग के अंदर ऐसा तबका है, तो उसको उस चीज का लाभ नहीं मिल पाता। या आरक्षण की हम बात करें तो आरक्षण कितना कारगर साबित हुआ, क्या इसकी समीक्षा होनी चाहिए या नहीं? नहीं, ये तो समीक्षा की बात रही, तो ये तो सरकार की बात है। मैं तो कहता हूँ अच्छी तरीके से अगर समीक्षा हो या समीक्षा की जाए, तो आरक्षण के हिसाब से आज भी जिन लोगों के लिए आरक्षण SC ST OBC के लिए किया गया, वो अभी भी पूर्ण रूप से एक तरीके से तो लागू ही नहीं हुआ है। OBC समाज को 52% आबादी के हिसाब से उनका आरक्षण 52% होना चाहिए था, लेकिन अभी भी किसी भी तरीके से नहीं हो पाया। कहीं 14% है, कहीं और कम है या ज़्यादा थोड़ा बहुत, लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ। अब रही बात आरक्षण की, तो जो दबा कुचला समाज है या और भी कैटेगरियों में अभी 10% आरक्षण जैसे कि जनरल कैटेगरी के लोगों को किया गया, अच्छी बात है।
लेकिन उनमें भी कुछ दबे कुचले लोग हैं, वैसा उन्हें दीजिए, ये बात एक अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो समझ में ये आती है कि आज भी जो व्यक्ति को अपमानित या शुरू से लेकर अभी तक जो अपमानित किया जाता है वो एक सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर लोगों को अपमानित किया जाता रहा है। और आरक्षण का मतलब ही शायद मैं तो ये मानूंगा, माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यही दिया था, उसका प्रावधान भी शायद यही होगा कि जिन लोगों को शुरू से ही दबा कुचला समझा गया या उनको कहीं भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया या नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपने एक आरक्षण मूवी का एक सीन देखा होगा जिसमें सैफ अली खान कहते हैं कि आप बराबरी की बात करते हो या आरक्षण की बात करते हो, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। आप सुबह उठ करके उस नल से पानी लेने जाओ जहां से मेरी बहन पानी लेने जाती है। आप की घर वाले, आप उनके पिताजी कहते हैं कि मेरी माँ दूसरे घरों में बर्तन मांजती है। तो मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी बात यही है कि जब बराबरी का हक है तो बराबरी की शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आज दबा कुचला समाज, वास्तविक दबा कुचला समाज अभी भी है, क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं है। तो रेस अगर जब की जाएगी तो जो व्यक्ति संपन्न है वो लोग वास्तविक तरीके से आगे निकलेंगे और जो लोग संपन्न नहीं है वो पीछे रह जाएंगे। संपन्नता और गरीबी जातिगत रूप से नहीं आती, तो आरक्षण का जातिगत होने का आधार कितना सही है? देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जातिगत आरक्षण अभी भी आप अगर उठा के देख लीजिए तो किसी भी बड़ी संस्थाएं, जो भी भारत में सबसे उच्च न्यायालय हो गए हैं और भी जो संस्थाएं हैं, उनमें आप अगर उठाकर देखेंगे तो कहीं भी किसी भी तरीके से, मैं मानता हूं कि चलो उसमें उनमें जातिगत आरक्षण नहीं है, लेकिन उनमें अगर आप देखेंगे तो SC ST OBC या ST जो भी ये समाज है ये सिर्फ नाम मात्र के लिए रहेंगे, क्योंकि वहां पर पहले से ही किसी भी तरीके से, चाहे आप कॉलेजियम सिस्टम उठाकर देख लीजिए तो उसमें पहले से ही किसी भी तरीके से वो सिर्फ अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उन्हें ही उच्च पदों पर रखते हैं। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा शोषण तो भले ही जातिगत आरक्षण मिला है, लेकिन ये SC ST OBC है, उनका वास्तविक अभी भी शोषण हो रहा है और आरक्षण उनके पास तो कुछ भी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम मान लीजिए, उससे आप उठाकर देख लो तो अभी भी सुनने में आया था और साथ देखने में भी आया था कि कोई ओम बिरला की बेटी को अभी कोई सचिव या IAS बनाया गया, तो आप कैसे उन्हें वो चीज मिल रही है, तो वो क्या जातिगत आरक्षण नहीं है? वो भी मैं यही मानता हूँ, या जातिगत आरक्षण मान लीजिए, या फिर जिसके हाथ में सिस्टम है वो व्यक्ति अपने हिसाब से अपने लोगों को जब ऊपर रखेगा, तो जो जाति के लोग हैं या इसमें बहुत बड़ा तबका है SC ST माइनॉरिटी OBC, तो उनको कब मौका मिलेगा? उन्हें तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा अगर जातिगत आरक्षण नहीं हुआ तो। देखो, एक मामला अभी सामने आया मध्य प्रदेश PSC का, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उसमें जो सिस्टम रखा है उसमें SC ST OBC और EWS, लेकिन रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी जो है जिसे जनरल भी बोलते हैं उसके लिए 0 सीट है, मतलब एक भी सीट नहीं है। और दूसरी चीज कि 70 साल में आरक्षण से लोग को लाभ क्यों नहीं हुआ पूरी तरीके से? क्या ये सिस्टम फेल है या सरकार की नीतियां गलत हैं या सोच गलत है या उसको लागू गलत तरीके से किया गया है? देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि अभी तक अगर सही तरीके से, सही मायने में अगर लोगों को सही तरीके से फायदा नहीं हुआ है या सही तरीके से वो ऊपर नहीं उठ पाए हैं, तो मैं तो सिर्फ यही बात कहूंगा कि इसमें सरकार की काफी विफलता रही है, क्योंकि जब कोई राजा या जब कोई सरकार के प्रधानमंत्री बनता है या कोई भी उच्च पद पर रहता है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रजा का जो राजा होता है, उसका दायित्व होता है कि हमारी नीचे, सबसे नीचे की कड़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी ऊपर पहुंचे। लेकिन अगर वो लोग जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी जिनको आज आरक्षण मिल रहा है, उन्हें अगर आरक्षण नहीं मिल पा रहा है या वो आरक्षण की वजह से भी ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर आप उठा कर देखें तो SC ST OBC की और माइनॉरिटी में जो भी उच्च पद, कुछ और भी पद ऐसी जगह है जो अभी मैंने बहुत पहले पेपर पढ़ा था, उसमें एक आ गया था कि OBC से बचे हुए कुछ पद अब जनरल कैटेगरी से भरे जाएंगे, यानी कि क्या OBC में लोग काबिल नहीं बचे हैं। दूसरी बात ये कि जब ऊपर के जो पद
वो कोई भी विभाग हो, उनमें अगर उठाकर देखोगे तो उसमें आज भी भले ही लोग SC ST OBC के पद अभी भी कई जगह खाली पड़े हुए हैं, उन्हें सरकार भरना ही नहीं चाहती है, तो कैसे विकास होगा? तो इस सरकारी नीति को क्या कहें, या तो सरकार संविधान को लागू करने में विफल है या सरकार की नीयत सही नहीं है। देखिएगा, दूसरी दोनों बात एक ही है, या तो संविधान की पूर्ण रूप से लागू करने में विफल है, वो तो सरकार की सोची समझी साजिश है कि वो पूर्ण रूप से लागू करने ही नहीं चाहती है। दूसरी बात, सरकार की कोई सी भी सरकार आए, उसकी नीति साध यही होती है कि हम अगर सब कुछ लोगों को देंगे तो आगे हम राजनीति कैसे करेंगे। एक आखिरी सवाल, देश में इस समय एक हाईलाइटेड मुद्दा है जो किसान आंदोलन का, किसान कानूनों को लेकर जो किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं कई महीनों से, तो इसके विषय में आपको क्या कहना है, इसे वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिएगा, सरकार ने जो भी कृषि कानूनों को किसानों पे जबरदस्ती तरीके से थोपने का काम किया है, ऐसा सरकार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सरकार जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? जब अगर मान के चलिए सपोज डेट मैं बीमार नहीं हूँ, फिर भी कोई डॉक्टर मुझे दवाई देना चाहता है, तो ये स्वाभाविक है कि वो दवाई मेरे शरीर में आने के बाद सिर्फ रिएक्शन करने का काम करेगी। और जो भी सरकार ने MSP वगैरह पर और जो भी 3 कृषि कानून लागू किए हैं, उनको सरकार को वास्तविक वापस लेनी चाहिए, क्योंकि आज देश में 2200 से ज़्यादा लोगों की उस आंदोलन में मृत्यु हो चुकी है और काफ़ी हद तक उस मूवमेंट को लोग बढ़ाते जा रहे हैं। और भारत का, ये देश का मुख्य अन्नदाता, जिसकी वजह से लोग आज घरों में बैठ कर के, या हाई प्रोफाइल लोग जो कभी कृषि को जानते भी नहीं है, वो लोग खाना खा पा रहे हैं, तो उनकी बहुत बड़ी देन है। दूसरी बात, इस बिल से सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो आमजन को नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब कृषि के बिल लागू हो गए, या MSP का जो सिस्टम है या मंडी प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बिल जो लागू किया जा रहा है, या सरकार इतनी इस पर अपनी जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है या इतनी अड़ग है कि उसे वापस नहीं लेना चाहती, तो इसमें सीधा सीधा एक बात सामने आती है कि ये सिर्फ उच्च लोग या पूंजीपति लोगों को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा देने के लिए बिल लागू किया गया है। सरकार को मैं एक बार सरकार से आग्रह करूंगा कि कृषि कानून के जो बिल है उसे जल्द से जल्द वापस ले, तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम होगा और देश हित में होगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगले हफ्ते मिलते हैं नए मेहमान के साथ। धन्यवाद। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल भारत न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।